हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का सेकंड हाफ पार्ट है टाइप्स ऑफ दी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ 3 टाइप्स की हैं: कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज़। फर्दर इनकी टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी आज के टॉपिक में। क्लास सबसे पहले हमारे पास आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरे अपनी जो बिज़नेस वो कर रही होती है उस बिज़नेस पे बेस करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन एंड गोल्स, पर्पस वगैरह पे बेस करती है। ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिसाइड की जाती है, टॉप मैनेजमेंट इसको डिसाइड करती है। उसके बाद हमारे पास आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ की टाइप्स। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ की 3 टाइप्स हैं: ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी एंड रिन्यूअल स्ट्रेटजी। क्लास ग्रोथ स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे डिसाइड करती है जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मार्केट को एक्सपेंड करना हो या ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपनी प्रोडक्ट्स जिनके साथ वो डीलिंग कर रही होती है उस टाइम उनको एक्सपेंड करना हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मार्केट में पहले प्रोवाइड कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स तो कोशिश करेगी कि एक से ज़्यादा मार्केट पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करें, या अगर एक वैरायटी पे या एक टाइप के प्रोडक्ट के साथ डीलिंग कर रही है तो कोशिश करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करें। दैट इज़ द ग्रोथ स्ट्रेटजी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केट शेयर को या तो एक्सपेंड करती है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंड करती हैं, या अपने रेवेन्यू को या अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। दैट इज़ द ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी फर्दर 4 टाइप्स की है: कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये 4 टाइप्स हैं। कंसंट्रेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस पे बेस करती है। हम यहाँ स्टाइलो को देखते हैं। स्टाइलो की प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस शूज़ हैं, मतलब शूज़ उसका प्राइमरी कंसर्न है। उसके बाद जो उसकी ज्वेलरी या क्या कहते हैं हैंडबैग्स वगैरह हैं, तो वो सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो उसके सेकेंडरी या एसेसरीज़ में चली जाती हैं। तो यहाँ स्टाइलो जो अपना कंसंट्रेट करेगी, ज़्यादा कोशिश करेगी कि अपनी उन प्रोडक्ट्स की वैरायटी को बढ़ाए जो उसके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस में आते हैं, लाइक शूज़। उसके बाद सेकंड आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन आइदर आपकी बैकवर्ड होती है या फॉरवर्ड होती है, या दोनों हो सकती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है तो उसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी कि अपना जो प्रोडक्ट्स वो बना रही है, जैसे अगर लेदर जैकेट्स बना रही है तो लेदर जैकेट्स के लिए जो रॉ मटेरियल आपका लेदर रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी कि उस रॉ मटेरियल को सप्लाई भी वो खुद करे। ऑर्गेनाइजेशन उस रॉ मटेरियल को खुद प्रोड्यूस करे और उसी रॉ मटेरियल से फर्दर लेदर जैकेट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करे। तो यहाँ ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर भी खुद बन जाती है और मेकर या मैन्युफैक्चरर भी खुद बन जाती है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन रॉ मटेरियल की वजह से लेट या डिले नहीं होती। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लास ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद डिसाइड करती है। ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर चैनल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का अपना चैनल होता है, मतलब जो कंज्यूमर या कस्टमर्स तक प्रोडक्ट सप्लाई करनी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मतलब रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होते हैं। इससे ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती है। पहले जो हमने किया बैकवर्ड, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होगी, फॉरवर्ड में ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होगी। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लास एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन
अपने कंपेटिटर्स के साथ मिलके कोई काम करती है। ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सेपरेटली प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है और वो इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, या बिकॉज ऑफ नॉलेज, या बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, गुडविल, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी कंपेटिटर्स के साथ मिल जाएगी और अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। उससे दोनों जो कंपेटिटर्स हैं, दोनों कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनका फ़ायदा होगा। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कैसा एक ऐसी ग्रोथ की टाइप है जिसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी रिलेटेड या अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के साथ मिल जाती है और अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। रिलेटेड जो हमारे पास रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आता है उसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करती है, जैसे स्टाइलो और ये जो है जे डार्ट या मारिया भी मिलके कोई काम करें। उससे ये होगा कि आपकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, शूज़ एंड गारमेंट्स, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास अनरिलेटेड होता है उसमें बिल्कुल ही एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंडस्ट्री के साथ आप मिलके काम करते हैं। लाइक आपकी इंडस्ट्री केमिकल सप्लायर है और जो दूसरी इंडस्ट्री है वो कम्युनिकेशन एंड आईटी सर्विसेज दे रही है, तो दोनों मिलके कोई काम करें। दैट इज़ द अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद क्लास सेकंड टाइप आती है हमारे पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो करंटली सप्लाई कर रही होती हैं या करंटली जो उसकी पोजीशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है उसको स्टेबल रखें, मतलब उसको डाउन ना होने दे। लाइक अगर आप 10 वैरायटीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 10 की जो सेल है वो हाई लेवल पे हो। तो डैट इज़ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है रीन्यूअल स्ट्रेटजीज़ ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम पे डिसाइड करना होती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। यहाँ हम 2 स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं रिन्यूअल में, एक रिट्रेचमेंट और एक हमारे पास आती है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम शॉर्ट टर्म या माइनर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटे लेवल पे प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं तो उनको डील करने के लिए आप रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है ये ऑर्गेनाइजेशन की उन प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की उन प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं या जो लार्ज लेवल पे अराइज हो रही होती हैं। मगर दोनों स्ट्रेटजीज़ में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन दोनों स्ट्रेटजीज़ पे एक तो कॉस्ट को कम करती है, मतलब अपना जो रॉ मटेरियल होता है उसको कंट्रोल करती है, उसकी कॉस्ट को, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को, और दूसरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर करती है। बस डिफरेंस ये है, रिट्रेचमेंट में हम लोग शॉर्ट लेवल पे करते हैं और जो हमारे पास टर्न अराउंड है इसमें हम जो है हमारा लेवल लार्ज लेवल होता है। उसके बाद क्लास हाउ आर दी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ मैनेज्ड। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ को आप किस तरह से मैनेज करते हैं उसके लिए ये इसी का टॉपिक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पॉइंट है। इसमें यह है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ को डील करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को या डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करती हैं। बट जो हमारे पास एक कॉमन टेक्निक यूज़ होती है वो BCG अप्रोच है, BCG मैट्रिक्स या BCG अप्रोच, जिसके जो एब्रीवेशन है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स। इसमें क्लास ये होता है कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 2 कंपोनेंट्स पे हम लोगों ने 4 तरह का डिसीजन लेना होता है। ठीक है, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं आपकी बुक्स में 13th एडिशन में जो है, 14th का मुझे आइडिया नहीं है, 13th एडिशन जो है उसमें ये मैट्रिक्स नहीं होंगे बना होगा, आपने यहीं से इसको करना है। और ये जो आपको मैं एडिशन 11 से पढ़ा रही हूँ आप इसे कर लें या इसको सर्च कर लें, BCG अप्रोच या BCG मैट्रिक्स गूगल आप करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये मार्केटिंग में भी होगा, आपकी मार्केटिंग की बुक में भी होगा। प्लस जो हमारे पास ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इन फ्यूचर एक्सपेंशन कैपेबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस रेट से एक्सपेंड करेगी या ख़ुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी।
मार्केट शेयर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में क्या वर्थ है, मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रपोर्शन जा रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे जो भी आपकी इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री में अगर आप लेदर इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, तो इसमें यह है कि आपकी इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री में क्या उसका शेयर क्या है, मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी पोर्शन क्या जा रहा है पूरी लेदर इंडस्ट्री में, 90% है, 40% है, 30% है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमने क्या डिसीजन लेना है अपनी ये स्ट्रेटजी से रेलिवेंट। क्लास डिसीजंस हमारा या तो स्टार हो सकता है, या क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या कैश काउस या डॉग्स। जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स में यह है कि आपका मार्केट शेयर भी हाई होता है और ग्रोथ रेट भी हाई होता है। मतलब आप किस ब्लॉक में फॉल कर रहे हैं, आप अगर आपका मार्केट शेयर भी हाई जा रहा है, आपका ग्रोथ रेट भी हाई जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप स्टार्स हैं, आप जो शाइनिंग स्टार्स होते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि आपका ग्रोथ रेट तो हाई जा रहा है, बट आपका मार्केट शेयर क्यों डाउन जा रहा है। इसमें ये देखें कि आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ अगर आपका ग्रोथ रेट हाई है तो वाई यू आर इन डाउन पोजीशन। ठीक है, आपका ग्रोथ रेट अगर हाई जा रहा है तो मार्केट शेयर में भी आपको हाई लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको रीजंस को आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। उसके बाद है कैश काउस। कैश काउस में ये होता है कि आपका मार्केट शेयर तो बहुत हाई है, बट आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम है। कि currently you are in a best position but in future you can be in down position। कि आपका मार्केट शेयर अच्छा है, बट जो आपका इन फ्यूचर ग्रोथ रेट है वो इन फ्यूचर आपकी जो पोजीशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में वो डाउन हो सकती है। एंड डॉग्स, दोनों पोजीशंस आपकी डाउन होती हैं। यहाँ हमें अपनी रीन्यूअल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है। डॉग्स पे हम अपनी रीन्यूअल स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, जबकि स्टार्स में हम अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। बट जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स एंड कैश काउज हैं, यहाँ हमारी वेरिएशंस आती हैं। यहाँ हम इंटीग्रेशन की यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ये हमें कंडीशन या टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। उसके बाद क्लास कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज़। क्लास कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज़ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस के साथ compete करने के लिए यूज़ करती है। कि अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ आप डील कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट किसी आप डाइवर्सिफाई आपने किया हुआ, अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट आइटम्स में, डिफरेंट यूनिट्स में, तो यहाँ आपने ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। क्लास कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज़ में हम कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं। उनमें हमारे पास एक टर्म आती है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBU। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्लास ऐसे यूनिट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ डीलिंग कर रही है, तो आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको हाई लेवल पे लेके जा सकती है। जैसे स्टाइलों पे देखें तो स्टाइलों पे शूज़ हैं, ज्वेलरी है, उसके अलावा हैंडबैग्स हैं। तो ज़रूरी नहीं शूज़ अगर आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट है तो ज़्यादा प्रॉफिट भी आपको अपनी प्राइमरी प्रोडक्ट से आए। माइट भी पॉसिबल कि आपको प्रॉफिट जो आपकी प्रॉफिट रेशियो है ज्वेलरी से इंक्रीज़ हो रही हो, या आपकी प्रॉफिट रेशियो जो है हैंडबैग से आपकी इंक्रीज़ हो रही हो। तो यहाँ हमारे पास जिससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही हो, या जो हमें दूसरे कंपैटिटर से डिफरेंशिएट करता है, उसमें हमारे पास ये वो वाले जो प्रोडक्ट हैं हमारी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बन जाते हैं। लाइक अगर हमारे पास आए स्टाइलो और बाटा, तो स्टाइलो और बाटा दोनों शूज़ सप्लाई करते हैं, बट जो स्टाइलो की स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है वो उसके लिए उसके क्या कहते हैं ज्वेलरी या हैंडबैग्स होंगे जो उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाते हैं। उसके बाद क्लास दी रोल ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज़ कंपैटिटिव एडवांटेज? ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट अगेन हम इसको कर लेते हैं। कंपैटिटिव एडवांटेज एक ऐसा एडवांटेज होता है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है, डैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे यहाँ डेफिनेशन है, व्हाट सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट, इट्स डिस्टिंक्टिव एज। कौन सा उसका डिफरेंशिएट एज है, कौन सा उसका डिफरेंशिएट पॉइंट है जो उसको बुलंदी पे लेके जा रहा है, जो उसको हाईलाइट कर रहा है। तो जो आपका कंपैटिटिव एडवांटेज है, ऐसा एडवांटेज होता है जो आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करता है।
बट जो हमारे पास कंपेटिटिव एडवांटेज है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोर कंपिटेंसी हो सकती है। कोर कंपिटेंसी ऐसी कंपिटेंसीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की हिडन या वैल्यू एडिड कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद क्लास इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पॉइंट्स में उसने बताई है कंपेटिटिव एडवांटेज की। क्वालिटी एज ए कंपेटिटिव एडवांटेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो उसके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दूसरे कंपेटिटर्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी जा रही है, तो इट मीन्स कि ये आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज है। उसके बाद सस्टेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेज। सस्टेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेज क्लास एक ऐसा एडवांटेज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन या स्टेबिलिटी पोजीशन में लेके आता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरे कंपेटिटर्स के कंपैरेटिवली किस पोजीशन में है, मतलब आप सस्टेन कर सकते हैं मार्केट में या नहीं। अगर मार्केट की पोजीशन बहुत डाउन जा रही है तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर सकें, कि आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोसेस के लिए या अपने एम्प्लॉइज़ को। अगर फॉर एग्जांपल कि सस्टेनिंग क्लास इस तरह से है कि सस्टेनिंग में यह है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरी इंडस्ट्री लेवल पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कोई टेक्निक यूज़ कर सकें। तो डैट इज़ द सस्टेनिंग पोजीशन। अगर आप इस पोजीशन में हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने कंपेटिटर्स के कंपैरेटिवली कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास है। उसके बाद क्लास हमारे पास थर्ड आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक सिंपल से इसमें उसने डिस्कशन की है कि सोशल मीडिया जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया को यूज़ करती हैं वो भी उनके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज का एक एज होता है कि ज़रूरी नहीं सारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को प्रेफर कर रही हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों पे फॉल कर रही है या इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रही है साथ साथ, तो डेफिनेटली वो दूसरे कंपेटिटर्स के लिए जो है एक टर्निंग एक कह लें कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उनको अपने आप को हाईलाइट करना होता है कि वो किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी उस कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ लेके जाएं। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया को यूज़ कर रही है तो डेफिनेटली वो उसके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके बारे में सोचती हैं। ओके क्लास, उसके बाद हमारे पास आता है 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेटिटिव फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करता है। यहाँ हमारे पास 5 फोर्सेस आ रही हैं। सबसे पहले है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज जो है हमारे पास कंपेटिटिव पोजीशन कब हो सकती है, जब ऑर्गेनाइजेशंस को लगे कि मार्केट में नए लोग भी आ रहे हैं, मार्केट में नए सप्लायर्स भी आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आप सप्लाई कर रहे हैं सेम वही प्रोडक्ट्स एक नई क्वालिटी के साथ, एक कम कॉस्ट के साथ या एक कंपेटिटिव एडवांटेज के साथ कुछ नए लोग भी मार्केट में लेके आ रहे हैं। उसके बाद थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर आप जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, लोग उसको फिर भी परचेज़ कर रहे हैं, बट आपके कंपेटिटर्स या आपके जो आपके कह लें कि न्यू अराइवल्स हैं वो एक ऐसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट जैसी नहीं है बट सर्विसेज आपकी प्रोडक्ट्स जैसी दे रही है और कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट की कम है, तो डेफिनेटली जो आपके कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे या उस कंपनी की तरफ या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि अगर कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है अगर हाई भी है तो जो हमारे बायर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी हाई होती है कि उस प्रोडक्ट की वो काफ़ी हद तक रिडक्शन करवा लेते हैं। अगर तो आपके जो परचेज़र्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, तो वो भी आपके लिए एक कह लें कि मुश्किल टाइम होता है कि जिसमें आपने उनको किस तरह से डील करना है, आपने उनके साथ किस तरह से बार्गेनिंग करनी है कि आप उनको इस पॉइंट तक सिर्फ लेके आएँ कि वो आपकी कॉस्ट भी पूरी हो जाए और आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो भी आपको मिल जाए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, के अगर सप्लायर्स आपको हाई रेट पे इनपुट दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए जो है एक मुश्किल टाइम होता है कि आपने उसको किस तरह से ओवरकम करना है। और उसके बाद जो आपके करंट कंपेटिटर्स या करंट राइवलरी होते हैं
वो भी आपके लिए एक जो है उसमें कंपैरेटिव पोजीशन में आपको लेके जाते हैं, और इनको किस तरह से डील करना है ये भी आपके कंपैरेटिव एडवांटेज का एक हिस्सा होता है। कि आपके ये जो 5 फोर्सेस हैं, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको कंपैरेटिव पोजीशन में लेके जा रही होती हैं कि आपको अब compete करना है, अब आपको कोई नई स्ट्रेटजी लेके आनी है। ओके उसके बाद हमारे पास आता है चूजिंग द कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। क्लास कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है जो है वो हम दो तरह से चूज़ कर सकते हैं। एक हम कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम अपनी कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं, कॉस्ट को कम करके हम मार्केट में compete करते हैं। उसके बाद ये है कि हमें प्रॉफिट रेशो भी मिल जाती है और हमारे जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। सेकंड हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी, डिफ्रेंशिएशन फोर्सेस। डिफ्रेंशिएशन फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी किसी डिफरेंट क्वालिटी की बेस पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है, अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट लीडरशिप। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स वो दोनों स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर लेते हैं। और जब वो दोनों स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी आपकी दोनों स्ट्रेटजीज़ का कम्बिनेशन होती है। उसके बाद क्लास हमारे पास लास्ट आता है फंक्शन स्ट्रेटजी। फंक्शन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करती है कि आपके जो डिफरेंट फंक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरह से आपने compete करना है, डैट इज़ दी फंक्शन स्ट्रेटजी। बस उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं करंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज़, ये आपने नहीं करने ऑनवर्ड लास्ट तक, ठीक है।